अगर चूड़ी पहनना कायरता है तो महिलाओं की समझ में ये बात क्यों नहीं आई? चौथी क्लास में मैंने भी मुहावरे पढ़े थे, लेकिन मेरी समझ में 50 साल की उम्र में आई। मेरी समझ में 50 साल की उम्र में आई। आज महिलाएं पढ़ा भी रही हैं और चूड़ियां पहन रही हैं। संविधान में लिखे अधिकारों की बात समझने की तो बहुत जरूरी बात है। क्यों माइंडसेट है? महिलाएं चूड़ियां नहीं पहनती, ये कांच की चूड़ियां नहीं है, ये उनके पति का लाइफ का लाइसेंस है। सावित्री बाई फुले थे आदर्श स्त्रियों की दशा आज स्त्रियों की दशा। आप इतने बड़े न्यूज चैनल के द्वारा सावित्री बाई फुले का नाम नहीं जाने। क्या विडंबना है, क्या विडंबना। जिस औरत ने स्त्रियों में शिक्षा की ज्योत जलाई, आज उसी को भूल चुकी है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं, देश संविधान से चलता है और जीवन समाज से चलता है, और समाज को पता भी नहीं होता कि संविधान में उसके बारे में क्या लिखा है। और आपने विषय चुना महिलाओं के लिए, तो मैं समझता हूं महिलाओं का संविधान से कोई विशेष संबंध नहीं है। ताली भी मत बजाना, समझना क्यों कह रहा हूं मैं ये बात। क्योंकि हमारा माइंड सेट है, जन्म से ही हमारा माइंड सेट कर दिया जाता है, और जो माइंड सेट करता है उस आदमी का नाम किसी को नहीं पता। हम संविधान की बात मानते कहां हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। पूरे देश में इस बात का चर्चा है कि पंजाब और हरियाणा दो ऐसे प्रांत हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। शिक्षा बहुत ज्यादा है, महिलाएं भी पढ़ती हैं, प्रोफेसर भी हमारे बीच में बैठी हैं, स्कॉलर भी हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछ कर अपनी बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि पढ़ना और समझने में कितना अंतर होता है। चौथी क्लास में मुहावरा शुरू होता है, चूड़ी पहनना, इसका कोई अर्थ बताएगा? हाँ जी, कायर बनना। वेरी गुड, पढ़ा है। चूड़ी पहनना मतलब कायर बनना, और वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि अगर तुमसे ये काम नहीं होता है तो चूड़ियां पहन लो। इस देश की सारी महिलाओं ने चूड़ियां पहन ली। अगर एक को भी इसका अर्थ पता हो तो मैं समझ जाऊंगा कि पढ़ी लिखी है। अगर चूड़ी पहनना कायरता है तो महिलाओं की समझ में ये बात क्यों नहीं आई? चौथी क्लास में मैंने भी मुहावरे पढ़े थे, लेकिन मेरी समझ में 50 साल की उम्र में आई। मेरी समझ में 50 साल की उम्र में आई। आज महिलाएं पढ़ा भी रही हैं और चूड़ियां पहन रही हैं। संविधान में लिखे अधिकारों की बात समझने की तो बहुत दूर की बात है। क्यों माइंडसेट है? महिलाएं चूड़ियां नहीं पहनती, ये कांच की चूड़ियां नहीं है, ये उनके पति का लाइफ का लाइसेंस है, जिसे हम सुहाग बोलते हैं। और कमाल की बात, जो भी महिला चूड़ी पहन लेती है उसकी चूड़ी कभी टूटती नहीं है। चूड़ी टूट जाती तो कभी बोलती नहीं कि मेरी चूड़ियां टूट गई, वो कहेगी चूड़ी हो गई, नहीं हो गई। बहुत सारे शब्द हैं। ये माइंडसेट क्यों किया? ताकि हम बात को समझ ना पाए। जिस दिन महिलाओं को समझ में आने लगेगा कि शिक्षा का मतलब डिग्री हासिल करके नौकरी की पात्रता स्थापित करना नहीं है। आपने एजुकेशन ली, आप नौकरी की पात्रता में आ गए। हम लोगों ने शिक्षा को आजीविका का हथियार बना लिया, साधन बना दिया, और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा इसलिए हासिल करता है कि ताकि नौकरी मिल जाए। महिलाएं भी खूब पढ़ती हैं,
अधिकतर महिलाएं इसलिए पढ़ती हैं कि बीएड कर लेंगे, जेबीटी कर लेंगे, टीचर बन जाएंगी, नौकरी मिल जाएगी। एक भी महिला अगर ये बात सोच ले कि शिक्षा के बाद समझ पैदा होनी चाहिए, नौकरी प्राथमिकता नहीं है, समझ प्राथमिकता है, तो संविधान में दिए हुए अधिकार समझ में आने लगेंगे। मैं अधिकारों की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं सोच के कुछ अलग आया था, यहाँ के विषय पता लगा। मैं दो चीजें कभी नहीं पढ़ता, शादी का कार्ड और कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र। जैसा माहौल रहता है ऐसी बात करनी पड़ती है। मेरे सामने एक बात लिखी है, सर छोटू राम जी ने कहा है, ऐ मेरे भले किसान, मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले, एक तो बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। हम महापुरुषों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा माइंडसेट है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का माइंडसेट है कि मैं तो उसी बात को मानूंगा जो बात मेरी ही जाति का महापुरुष कहे। अगर ज्योतिबा फुले ने कोई बात कही है तो सैनिक समाज के लोग डरकर हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले ने कहा वो हमारा महापुरुष। लेकिन जाट जाति के लोग कहेंगे अरे वो तो सैनिक है, इस बात से मेरा क्या सरोकार। सर छोटू राम ने कहा तो सैनिक है, तो जाट जाति के लोग हैं, हमारा क्या सरोकार। बाबा साहब कहें तो शेड्यूल कास्ट के लोग मान लेंगे, छोटू राम ने कहा तो क्या सरोकार। ये माइंडसेट जिसने बनाया वो दुश्मन है। ये बात हमारी समझ में आ जाती तो हम महापुरुषों को जाति से नहीं उनकी उपयोगिता की दृष्टि से देखते। आज एक अच्छी शुरुआत हुई है कि महापुरुषों को हमने जाति से नहीं उपयोगिता की दृष्टि से देखा है, और मैं दोनों बातों का संबंध आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिबा फुले, मैं जाति का नाम हूं तो बुरा मत मानना है, डॉक्टर बीमारी का नाम लेना पड़ता है। ज्योतिबा फुले ने कहा विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, और बिना धन के शूद्र नाश हुआ। इतना बड़ा अनर्थ केवल अज्ञानता से हुआ, अविद्या से हुआ। जो सूत्र खोजता है वो उसको लागू भी करता है। ज्योतिबा फुले ने सूत्र खोजा कि जो शूद्र समाज के लोग हैं वो हताश और निराश इसलिए हैं कि उनके पास धन नहीं है। धन क्यों नहीं है? क्योंकि नीति नहीं है, गति नहीं है। गति क्यों नहीं? क्योंकि नीति नहीं है। और नीति क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है। इतना बड़ा अनर्थ अविद्या से हुआ। इसलिए ज्योतिबा फुले ने अपनी जीवन संगिनी को पढ़ाया तब भी बवंडर मचा, घर में उत्पात मचा। फिर जब उसकी पत्नी ने पढ़ाना शुरू किया, सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाना शुरू किया, तो सबसे पहले उसके परिवार के लोगों को डराया गया कि अनर्थ हो जाएगा, महिलाएं पढ़ेगी तो अनर्थ हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले नहीं मानी, घर से बेघर कर दिया, संपत्ति से बेदखल कर दिया। एक मुस्लिम परिवार ने ज्योतिबा फुले को घर में पनाह दी और उसी के घर में महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू हुआ। और फातिमा शेख नाम की एक और महिला थी, मुस्लिम महिला, जो उसके साथ पढ़ाने का काम करने लगी। अभी ताली ज्यादा जरूरी नहीं है, तालियां सुनो बात को। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने लगी तो महिलाओं ने विरोध किया। माइंडसेट था महिलाएं पढ़ेंगी तो विधवा हो जाएंगी, पाप लगेगा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। जो शत्रु था वो एक बार बोलता है और हम उसकी ईगो साउंड बन जाते हैं, हम 1000 बार बोलते हैं। महिलाओं ने कीचड़ फेंका, महिलाओं ने गंदा पानी फेंका, ताने कसे, गालियां दी। लेकिन ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का सामंजस्य अच्छा था, मुसीबतों से पार उतरे। और ये बात यह रुकी नहीं, पुणे शहर में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई। जिन लोगों के पास समाज में खाने खाने का अधिकार था, जिनके पास शास्त्रीय अधिकार था, उन लोगों ने पंचायत की। उस पंचायत में सभी लोग ब्राह्मण थे।
एक बुजुर्ग ब्राह्मण खड़ा हुआ और कहने लगा, हे सभासदों, देश में बड़ा अनर्थ हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, अगर पढ़ेंगी तो पाप लगेगा, और पाप के परिणाम स्वरूप उनके पति मर जाएंगे, और पति मर जाएंगे तो विधवा हो जाएगी। बताओ आप में से कौन कौन मरना चाहता है? इस अनर्थ को धमनी मत से प्रस्ताव पास हो गया कि इस पुणे शहर में कोई भी महिला पढ़ेगी नहीं, लड़की पढ़ेगी नहीं, इस काम को रोकना चाहिए। पंचायत में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था। आज भी हरियाणा में महिलाएं पंचायत में चौपाल में आ नहीं सकती। सरपंच बन सकती है लेकिन चौपाल में नहीं बैठ सकती, आ नहीं सकती। आप सोचिए, आज से 150 साल पहले, 170-80 साल पहले सावित्रीबाई फुले पंचायत में मौजूद थी, खड़ी हुई कि ये सभासदों मेरी बात को ध्यान से सुनो। पंचायत में सन्नाटा। एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो शूद्र है और महिला भी, ना तो शूद्रों को ना महिलाओं को पंचायत में बोलने का अधिकार नहीं है, चुप हो जाए। और सावित्रीबाई फुले ने कहा कि ये पंचायत मेरे को लेकर के हुई है, इस पंचायत का निर्णय मेरे जीवन को प्रभावित करता है, और मैं चाहती हूँ कि पंचायत कोई भी निर्णय ले उससे पहले मेरी बात को सुना जाए। और सावित्रीबाई ने बोलना शुरू किया। ये तो सब छोटे सामने कहा, एक तो बोलना सीख ले। क्या बोलना है? सावित्रीबाई फुले ने कहा कि सभासदों, अभी एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा कि महिलाएं पढ़ेंगी तो पाप लगेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जीवन में 2 पाप किए हैं। मेरा पहला पाप तो यह है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मेरा दूसरा पाप है कि मैं लड़कियों को पढ़ा रही हूँ, और 2 पाप करने के बाद भी मेरा पति मेरे साथ जिंदा खड़ा है, मैं विधवा नहीं हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 पाप करने के बाद भी, और ये कई वर्षों से मैं ये पाप करती आ रही हूँ, तो भी मैं सुहागिन हूँ, मेरा पति नहीं मरा है,